नमस्कार। आज है विश्व एड्स दिवस और इस अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए 91.2 NIVH हेलो दून ने एक वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार और उनके सब ऑर्डिनेट मिस्टर गगन ने NIEPVD के दृष्टि दिव्यांग छात्र अमित रंजन, ललित जोशी, शिखा यादव और सूरज के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम के द्वारा दोनों अतिथियों ने हमारे दृष्टि दिव्यांग छात्रों की एड्स के प्रति जिज्ञासा को शांत किया। साथ ही उनके प्रश्नों के जवाब बड़ी ही आसान शब्दों में दिए। और खास बात ये कि इस कार्यक्रम को विशिष्ट शिक्षा विभाग के DED के दृष्टि दिव्यांग छात्र ललित जोशी ने होस्ट किया। तो प्रस्तुत है विश्व एड्स दिवस पर ये खास कार्यक्रम। नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो दून सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व एड्स दिवस, जिस पे आज हमने एक छोटी सी चर्चा आयोजित की है, जिसमें दो खास मेहमान बाहर से आए हैं और जानकारीप्रद चर्चा है। तो चलिए मैं एक एक कर आपको तारुफ करवाता हूँ सबका। पहले हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय कुमार सर। ये एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उत्तराखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी हेल्थ डिपार्टमेंट में। वही इनके साथ दूसरे सर आए हैं गगनदीप सर। ये सहायक निदेशक हैं उत्तराखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी में हेल्थ डिपार्टमेंट में। सर, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आपको तीन मेरे साथियों से रूबरू करवाता हूँ। सूरज नेगी, ये निपवेड में DED प्रथम वर्ष के छात्र हैं। अमित रंजन जी, ये निपवेड में BEd प्रथम वर्ष के छात्र हैं। वहीं शिखा यादव, ये भी DED प्रथम वर्ष की छात्र हैं निपवेड में। श्रोताओं, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनने मात्र से हमारे शरीर में कपकपी दौड़ने लगती है और हम इस पर चर्चा करने से कतराते हैं या कभी कभी घबराते हैं। आज बेहद ही आसान भाषा में सर हमें समझाएंगे और हम कुछ प्रश्न सर से पूछेंगे जो हमारे मन में होंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सर, एड्स और HIV दोनों से ही लोग हमेशा कतराते हैं बात करने पे। तो सर, इन दोनों में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं, क्या आप उन पे प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करते हुए। और जैसे आपने प्रश्न भी पूछा है कि जो HIV है, एड्स है, इससे लोग बेसिकली डर क्यों रहे हैं। देखिए, जो HIV है वो एक वायरस है जिसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। और बेसिकली ये 4 माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है और उन माध्यम से अगर हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो जो जितने भी अवसरवादी जो इन्फेक्शंस होते हैं वो शरीर के अंदर आने लगते हैं और उन्हीं की वजह से फिर मृत्यु भी हो जाती है। तो बेसिकली जो देखा जाए तो भ्रांति यही है, या भेदभाव जो किया जाता है हमारे जो HIV रिएक्टिव पेशेंट्स होते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, साथ बैठने से या साथ में खाना खाने से, या फिर जो हम टॉयलेट साथ में यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो कपड़े हैं अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी HIV एड्स हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो जो भ्रम है या भ्रांति है वो यही है। और इसके अलावा डर इसलिए लगता है क्योंकि इसका आज तक अभी कोई इलाज खोजा नहीं गया है। वर्तमान में कुछ ऐसी जो औषधियाँ हैं जो लेते हैं, लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस हैं, अगर हम उनको लेते हैं तो हम जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको हम बढ़ा करके रखते हैं ताकि जो अवसरवादी इन्फेक्शंस हैं वो हमें ना हो सके और हमारी जो जिंदगी है वो काफ़ी आसान तरीके से और लंबे समय तक हम जी सकें। इसको आजकल क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज भी बोलते हैं। तो एक बार ये इन्फेक्शन हो गया तो ये उम्र पर्यंत हमारे साथ ही रहता है। जी सर, बेहद ही आसान शब्दों में आपने समझाने की कोशिश की। अब सर, हमारे साथ ही आपसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, मन में हो सर तो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, HIV और एड्स में क्या अंतर है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि HIV और एड्स को एक ही शब्द समझ लेते हैं। HIV एक वायरस का नाम है, जैसे मैंने पहले भी बताया,
और इस HIV की वजह, वायरस की वजह से जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हमें कुछ समय बाद होते हैं, जैसे हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जो फुल फ्लोन जो डिजीज है या सिंड्रोम होता है, एड्स बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है उसको बोलते हैं। जब बहुत सारे लक्षण जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होने लगते हैं, उसके समूह जो अंतिम स्टेज होती है उसको हम एड्स के रूप में कहते हैं। तो उससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम एड्स कहते हैं। और HIV वायरस जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है उसको हम HIV रिएक्टिव पेशेंट बोलते हैं। एड्स के मरीज के अंदर प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हम कैसे पहचान सकते हैं या फिर कैसे हम अंदाज लगाएं कि भाई जो HIV पेशेंट्स हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। बेसिकली जो लक्षण है वो अगर किसी को एक महीने से ज़्यादा अगर खांसी हो रही हो, 1 महीने से ज़्यादा अगर किसी को बुखार आ रहा हो, 1 महीने से ज़्यादा अगर किसी को दस्त हो रहा है, या फिर जो उसका शरीर का वजन है वो 10% से अगर कम हो गया है, तो संभावनाएं जताई जाती हैं कि ऐसे व्यक्ति को HIV जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। तो उसके वो टेस्टिंग कराते हैं और उसमें देखा जाता है कि वो उसको HIV से ग्रसित है कि नहीं है। यहाँ पर मैं ये भी अवगत कराऊंगा कि क्योंकि ये जोखिम जो समूह है अधिकतर उनमें होता है। यदि जैसे अगर मैं अब आपको बताऊं कि HIV किस तरीके से हो जाता है, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो HIV है बेसिकली असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। दूसरा जो संक्रमित अगर सुई है अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हो सकता है। संक्रमित रक्त के चढ़ाए जाने से होता है। और चौथा अगर संक्रमित माँ है तो उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है। तो जो संक्रमित जो अगर माँ है तो उसकी जांच हम शुरू में ही कर लेते हैं। जो हर एक गर्भवती जो माँ होती है उसकी HIV की जांच शुरू में ही हो जाती है, तो पता लग जाता है हमें। ऐसे ही जो सुइयाँ हैं अगर कोई लगा रहा है तो वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हम यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो ब्लड, आपको पता है कि जो ब्लड बैंक हैं वहाँ पर पहले से ही जांच कर ली जाती है कि किसी को रक्त देने से पहले कि वो HIV संक्रमित है या नहीं है, ताकि उसका ब्लड लिया जा सकता है। चौथा असुरक्षित यौन संबंध से जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये 4 तरह की चीज़ों का कुछ संशय है किसी के, और साथ साथ ये लक्षण जो मैंने आपको बताए वो जो लक्षण हैं, तब हमें दूसरी तरफ जांच के लिए जाना चाहिए। तो लक्षण तो हमारे वही है। तो जो शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण आपके सर्दी खांसी जुकाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन हम जो अगर मेडिकली देखें तो मेडिकली वही जो मैंने आपको बताया कि एक महीने से ज़्यादा यदि किसी को दस्त हो रहे हैं, या फिर किसी को लगातार खांसी हो रही है, या फिर आपका जो फीवर आ रहा है उसको 10% से उसका जो वजन अगर कम हो गया है, तो उसमें संभावनाएं हम मान के चलते हैं कि उसमें HIV इन्फेक्शन हो सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, HIV के लिए कोई टेस्ट है और मतलब मेडिकल टेस्ट है, और उसे कब कराना चाहिए? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4 तरह से हमें ये हो जा रहा है HIV इन्फेक्शन, तो इन्हीं 4 जोखिम वाले लोगों को हमेशा अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। और जो टेस्ट होता है ये ICTC जो केंद्र होते हैं हमारे सभी जनपदों में, जो बड़े चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय, वहाँ पर ये फ्री में उपलब्ध है। और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी प्री टेस्ट काउंसलिंग होगी, उसके बाद टेस्टिंग होगा, उसके बाद आपकी पोस्ट टेस्टिंग जो काउंसलिंग है वो भी कराई जाती है इसमें। तो HIV का जो टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहलाते हैं उसको, और वो सभी हमारे बड़े चिकित्सालयों में वो निःशुल्क उपलब्ध है। जी सर, बेहद ही सरलता से आप बता रहे हो। सर एक प्रश्न मेरा भी था कि सर विंडो पीरियड क्या है, और इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे सर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है विंडो पीरियड। कि विंडो पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि जब वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाता है या किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और आने के बाद जो ब्लड के अंदर जब टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग में वो पॉजिटिव आ जाए, तो उस पीरियड को कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर तो आ गया है लेकिन टेस्ट में वो नहीं आ पा रहा है। तो 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक का ये पीरियड है, जब उस व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है, ना वो किसी टेस्ट में पता लगता है। जब वो किसी टेस्ट में नहीं पता लगता तो इस तरह के अनडिटेक्टेड जो पर्सन है वो ज़्यादा खतरे वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो बेसिकली विंडो पीरियड वही है कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर वो वायरस चला गया है परंतु वो उसके टेस्ट में नहीं आ पा रहा है, और जो ये पीरियड है वो शरीर में जाने के 3 हफ्ते से लेकर के 3 माह तक का जो पीरियड है, उसी पीरियड को हम विंडो पीरियड बोलते हैं।
जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, HIV शरीर पर कैसे आक्रमण करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो HIV जो बेसिकली वायरस है, जब इन चारों माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, तो हमारे यहाँ जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो हमारे खून के अंदर ही होती है। जी सर। स्पेसिफिक T सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स उसके खिलाफ जो वो आक्रमण किया होता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या वायरस होता है, उसको ओवरकम करने लगता है और जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको वो कम करने लगता है, जिसको हम CD4 काउंट सेल कहते हैं। और उस काउंटिंग सेल धीरे धीरे करके कम होने लगती है, जो नॉर्मली आपकी 500 से ज़्यादा या 800 से लेकर 1200 तक नॉर्मली होती है CD4 काउंट। लेकिन जब धीरे धीरे करके जो ये वायरस है आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, तो ये जो सेल्स होती हैं उनको वो कम करता चला जाता है। और जैसे जैसे वो सेल्स कम होती चली जाती हैं, तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम करता है। तो दूसरी बीमारियां आपको आके घेरने लगती हैं, और जब बीमारियां आके घेरने लगती है तो वो एड्स का रूप लेने लगता है। क्या एड्स के मरीजों का अंग प्रत्यारोपण करने से भी अन्य व्यक्तियों को एड्स होने का खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल है। सर ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? बहुत सारे काफी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और खासकर HIV से रिलेटेड ही जो प्रोग्राम है, जिससे कि इस इन्फेक्शन को कम किया जा सके। उसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली जो जोखिम समूह हैं, उन समूहों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे NGOs जो काम कर रहे हैं, जो अलग अलग जोखिम समूहों पे काम कर रहे हैं, जिसको हम टारगेटेड इंटरवेंशन, जो हमारी स्कीम्स हैं वो काम कर रही हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जो लोग होते हैं वो नशे के इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए भी हमारे यहाँ OST सेंटर्स का गठन किया गया है, जो राज्य में अलग अलग जगह पे जो बड़े बड़े जनपद हैं वहाँ पर वो क्रियाशील हैं, ताकि लोग इंजेक्शंस के द्वारा जो नशा है उससे मुक्त हो सकें। इसके अलावा जोखिम समूह में जो कंडोम प्रमोशंस वाली बात है, या जो इंजेक्शंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ जगह जो फ्री सिरिंजेस है वो सप्लाई की जा रही है। इसके लिए अवेयरनेस के अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लड बैंक्स हैं जितने भी, वो ब्लड बैंक्स की जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग है वो भी की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिनसे हम ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं और जिसको हम ब्लड दे रहे हैं वो HIV रहित हो। जी सर, अभी आपने ब्लड की चर्चा की, तो मेरे मन में भी सर एक फिर से क्वेश्चन है कि सर रक्तदान कौन कर सकता है, उसके लिए पहले क्या क्या मतलब कंडीशंस अप्लाई होती हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और सभी लोगों को रक्तदान, जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उन सभी को रक्तदान करना चाहिए। और मैं अपील भी करना चाहूँगा, देखिए 18 साल से लेकर के 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, अगर वो कुछ बीमारियों से ग्रसित नहीं है। ठीक है, उसमें यही है कि कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, HIV इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा अगर आपको सिफिलिस है, इसके अलावा मलेरिया है, जो रक्त से होने वाली एक शरीर से दूसरे शरीर में अगर जा रहा है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया आपका, तो इस तरह की बीमारियां अगर नहीं है तो वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसका हीमोग्लोबिन है वो कम से कम जो 12 ग्राम प्रतिशत जो पर डेसीलीटर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो वजन है वो आपका 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, और वो स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, तो वो रक्तदान कर सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि कोई गर्भवती महिला एक नवजात शिशु को एड्स होने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं? देखिए, अगर संक्रमित कोई गर्भवती माता है और तो उसके जो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस गर्भावस्था में भी हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है। और यदि हमें पहले से पता लग जाए कि गर्भवती माता संक्रमित है, तो हमारे पास ऐसे डेजिग्नेटेड हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे डिलीवरी अगर हम कराएं तो उससे होने वाला जो शिशु है उसको HIV होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर बच्चा जन्म होता है तो उसके बाद कुछ उसको दवाई भी दी जाती है कि अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म किया जा सके। तो अगर हमें कोई, इसीलिए भारत सरकार भी ये, या फिर हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, उसका एक मैंडेट है कि कोई भी गर्भवती, जब जैसे कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी जो मैंडेटरी जांच है उसके अंदर HIV की जांच भी हम शुरुआत में ही कर लेते हैं। और यदि इस तरह की जो गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती हैं जो संक्रमित होती हैं, तो उनको हम ऐसे सेंटर्स पर डिलीवरी कराते हैं जहां पर कि सुरक्षित उसका जो बच्चा है वो भी सुरक्षित रहे और जो इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड ना हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है,
आज वर्तमान समय में हमारे देश में एड्स के मरीजों की संख्या कितनी है? अगर हम बात करें तो इस समय लगभग 23 लाख के आसपास हमारे इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो HIV रिएक्टिव पेशेंट्स हैं, और भारत सरकार भी ये चाह रही है कि हम धीरे धीरे करके जीरो इन्फेक्शन की तरफ चले जाएं, कि जो नए जो रोगी हैं उनकी संख्या मतलब ना हो। और अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे करके ये संख्या लगातार कम भी हो रही है। जब शुरुआत में जब ये प्रोग्राम चला था तो 55 लाख केसेस कभी किसी जमाने में हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे करके वो 30 लाख हुए, फिर 27 लाख हुए, और अभी जो डेटा है वो 23 लाख के आसपास अभी ऐसे रोगी हमारे पास हैं जो HIV पॉजिटिव, जो पर्सन्स लिविंग विद HIV हैं, वो हमारे पास डेटा में है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ART क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं? जी, जैसे नाम ही बता रहे हैं ART थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि जो वायरस है उसको एंटी रिट्रोवायरस बोलते हैं हम। ठीक है, वो DNA का एक रूप होता है जिसके खिलाफ जब काम करते हैं तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है इस इन्फेक्शंस को लड़ने के लिए, इस इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। इसमें अलग अलग तरह की जो दवाएं दी जाती हैं ताकि जो HIV का जो प्रसार है शरीर के अंदर उसको हम रोक सकें, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि वायरस क्या है, एक वायरस 4 में टूटता है, फिर 4 40 में होता है, इस इतनी रैपिड इतनी तेजी से शरीर में फैलता है, तो उसको रोकने के लिए दवाई दी जाती है। तो अगर उस पे हर एक जो HIV रिएक्टिव पेशेंट्स होता है, जरूरी नहीं कि उसमें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी तुरंत स्टार्ट कर दी जाए, उसमें उस पर्सन को चेक करना पड़ता है कि भैया आप किस स्टेज में हैं, और आपकी जो जांचें हैं वो समय समय पर होती रहती हैं। जांचों के बाद फिर ये डिसाइड किया जाता है कि आपका एंटी रिट्रोवायरल किस स्टेज पे शुरू कर किया जाए। जी सर, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, जैसे कि ART का जिक्र आया है, तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति को ART लाइफ लॉन्ग खानी होती है। सबसे मेन बात तो यह है कि जब हम ART में व्यक्ति को पंजीकृत करते हैं तो उसकी रेपो बिल्ड की जाती है कि वो पहले समझे कि ये शॉर्ट टर्म की दवाई नहीं है, क्योंकि अक्सर आदमी लॉन्ग टर्म की दवाई सुन के झिझक जाता है कि मुझे जीवन भर खानी होगी। तो हम उनको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उनकी काउंसलिंग के कई दौर चलते हैं, और काउंसलिंग में बताया जाता है कि अगर आपकी दवा आरंभ की जाएगी तो आपको लाइफ लॉन्ग ये दवा खानी है, और उस दवा का चक्र जो है वो तोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे अहम यह है कि इसका एडेरेंस मेंटेन रहेगा, तो वायरस को उतना दबा रहेगा। अगर वायरस को दवा नहीं खाई हमने तो वायरस को और मौके मिल जाएंगे पनपने के, इसलिए दवाई का क्रम बहुत जरूरी है, लाइफ लॉन्ग इसकी दवा खानी है। ART शुरू वाले व्यक्ति की हम 2 जांचें जरूर करते हैं, एक तो हम उसकी CD4 जिसको हम क्लस्टर डिफरेंशिएशन कहते हैं, सर ने CD4 का जिक्र किया, एक हम वायरल लोड टेस्ट करते हैं, उसमें शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। माना कि व्यक्ति पिछले 1-2 साल से दवा खा रहा है और वायरस का स्तर अगर नहीं गिर रहा है तो दवा उस पर कारगर नहीं है। ये जांचने के लिए हम उसको वायरल लोड टेस्ट करते हैं 6-6 महीने में, और उसकी दवा जो है हमेशा हम कैलकुलेट करते रहते हैं। माने कि हमने उनको 3 महीने की दवा दी है एग्जाम्पल किसी पेशेंट को, तो 3 महीने बाद आता है तो हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि उसने कोई दवाई खाई नहीं खाई है, और काउंसलिंग फिर रीप्रोसेस होता है। माना कि आदमी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग हुई होगी तो फिर आएगा, हर 3-3 महीने में जब आएगा फिर उसकी काउंसलिंग करेंगे ताकि वो किसी चीज को भूले ना, क्योंकि ART इतना महत्वपूर्ण है उसके जीवन के लिए, वही उसकी लाइफ को अच्छा प्रिलोंग कर सकती है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ART जो है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता प्रदान करता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 2-3 चीजें और कहूँगा इसमें। अगर हमारा मन मजबूत होगा, पहले मन मजबूत होना जरूरी है, दूसरा डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए अगर हमारी डाइट सही है, और तीसरा ART थेरेपी, जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि ये लाइफ लॉन्ग लेनी है। अभी HIV का मैं पहले भी कहा कि HIV का कोई इलाज नहीं है, उसको मैनेजेबल डिजीज बोला जाता है। जैसे आपकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक बार अगर डायग्नोज हो गई तो उम्र भर आपको दवा लेनी है। हाइपरटेंशन है, अगर आपको एक बार हो गया तो आपको उम्र भर दवा लेनी है। तो उसी तरीके से एक बार ये वायरस आपके शरीर के अंदर आ गया तो अभी हमारे पास कोई माध्यम नहीं है इस वायरस को खत्म करने का या इसको निकाल फेंकने का। तो जब तक वो चीजें, अभी बहुत कुछ अभी रिसर्च चल रहा है उसके अंदर, उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी इसके खिलाफ कुछ और चीजें आएंगी। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक हम लोगों को ART थेरेपी और जो रेगुलर फॉलोअप भी बहुत जरूरी है इसमें, और मेंटल स्ट्रेंथ। अगर मन से मजबूत होंगे, दवाई लेंगे, डाइट सही लेंगे, और जो हमारी अपनी जो प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, योग है, अगर उनके साथ इन कुछ चीज़ों को क्लब करेंगे तो आप जीवन पर्यंत बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलेंगे आगे। सर जैसे
रेडियो या फिर टीवी पे एड्स जैसे चलाए जाते हैं कि गुप्त रोग के जो टेस्ट है उनकी सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है, क्या ये सही है? अगर गुप्त रोगों की बिल्कुल प्राइवेसी, अगर हम एचआईवी की बात भी करें कि अगर कोई भी रिएक्टिव पेशेंट आ जाता है, ये हमारे जो एक्ट है उसमें भी है, भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, और इसको बिल्कुल जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन किया जाता है। यस सर। जैसे हमारे सभी मित्रों ने इस संवेदनशील विषय पे चर्चा की, तो मैं भी आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। एक एड्स के पीड़ित मरीज में एचआईवी वायरस कितने दिन तक जीवित रहता है? देखिए, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न भी है। वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा है कि शरीर अगर आपका कमजोर है, और शरीर खाली शरीर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, डाइट और आपका जो मन, अगर ये दोनों बहुत मजबूत हैं आपकी, तो हो सकता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो हो सकता है कि आपको 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक आप थेरेपी नहीं ले रहे हैं। और अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो एक आम आदमी और आप में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, रिएक्टिव पेशेंट जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारे पास सही समय पे आ जाता है, डाइट सही रखता है, एआरटी थेरेपी लेता रहता है, तो नॉर्मली जैसी जिंदगी वो जी रहा था और अब वो जिंदगी जिएगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, लाइफ जरूर उसकी थोड़ी बदल गई है, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकता जो कि नॉर्मली बाकी लोग कर पाते हैं, क्योंकि कुछ वो अपने अंदर ऐसे वायरस को लेके जा रहा है, क्योंकि वो एक जोखिम वाले समूह में आ गया है, ताकि वो दूसरों को स्प्रेड ना करे, तो उसको कुछ चीजों के लिए उसको प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। यस सर। सर, जैसे कॉमन पर्सन है, वो टेस्ट के बाद उन्हें पता चल जाता कि उन्हें एचआईवी एड्स है, उसके बाद वो झिझक महसूस करने लगते हैं सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? जी, मेरा तो संदेश यही है कि सिर्फ एचआईवी रिएक्टिव जो पॉजिटिव पेशेंट है और एक आम आदमी है, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो एचआईवी रिएक्टिव पेशेंट बस ये है कि वो एक ऐसे अनवांटेड वायरस को लेकर के अपने साथ जी रहा है, जो उसके साथ उम्र भर रहना है, तो उसको उसके साथ अब खुद मैनेज करना है। और जो दूसरे आम व्यक्ति हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि वे छूने से, साथ रहने से, बोलने से, खाने से ये वायरस नहीं फैलता है। वायरस सिर्फ 4 वजह से फैलता है, और उन 4 वजह से भी 3 वजह ऐसी हैं जिस पे सरकार अपना काम कर रही है, और हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ एक पॉइंट पे करना है, वो है असुरक्षित यौन संबंध। इसके अलावा बाकी तीनों चीजों पे, ब्लड बैंक जैसे मैंने बताया, तो वो आपके डेजिग्नेटेड ब्लड बैंक है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस हम यूज कर रहे हैं, और चौथा, अगर गर्भवती माता को हो जाता है उसकी टेस्टिंग हम पहले से ही कर रहे हैं। तो बस मेरा संदेश यही कि आम जनता भी इसको, जो आम जनमानस है, वो भी इस भ्रांतियों को ना पाले, और काफी हद तक, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा में लोग हम काम कर रहे हैं, और इसके लिए एक एक्ट भी आ गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा। आप जैसे बाकी व्यक्ति हैं, ऐसे ही जो एचआईवी रिएक्टिव पेशेंट्स हैं, पर्सन्स हैं, वो समाज की मुख्य धारा में, जो देश के विकास के लिए, वो भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि आम आदमी कर रहा है। सर, हम आपका संदेश समझ गए कि जो एचआईवी पीड़ित व्यक्ति है, उसे भी हम मोटिवेट करते रहें, ताकि वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से जुड़कर हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे। जी सर, सारे सवालों के आपने अभी तक तो सर एकदम आसान भाषा में जवाब दिए, जिसे आम जनमानस समझ सकता है। सर, एक और प्रश्न मेरे मन में था कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बनाते हैं, वो अक्सर दावे करते हैं कि इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर देंगे या ऐसा हो जाएगा, तो सर ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक ऐसा कहीं रिसर्च में या ऑथेंटिक कोई डेटा आया नहीं है कि किसी भी पैथी में इसका कोई उपचार हुआ है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा वो इम्यूनिटी को बढ़ा सके, और लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं है कि आयुर्वेद या होम्योपैथ या किसी भी पैथी में इसका उपचार हो सके। सर, एचआईवी और एड्स के अवेयरनेस के लिए उत्तराखंड एड्स सोसाइटी क्या क्या अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती है? जी, जो आपके प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे हर स्कूल के अंदर कुछ रेड रिबन्स क्लब्स हमने बनाए हैं, जिनके माध्यम से जो हमारे स्कूल के बच्चे और यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ तक संदेश जाते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टारगेटेड इंटरवेंशंस जो स्कीम्स हैं, उसके तहत हमारे बहुत सारे एनजीओ ग्रुप्स के साथ लिंकअप हैं, और उनके माध्यम से भी प्रत्येक माह और कुछ कैंप्स भी आयोजित किए जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी
बहुउद्देशीय शिविर कैंप हो या कोई भी जो आईसी से रिलेटेड एक्टिविटी हो, उसमें HIV एड्स से रिलेटेड जो मटेरियल्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा जितने चिकित्सालय हैं सभी पर हमारे जो प्रचार प्रसार की सामग्री है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे हमारा वर्ल्ड एड्स डे है जो 1 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, उसमें बहुत ही वृहद स्तर पर न केवल राज्य स्तर पर बल्कि जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इसमें जो स्कूल के बच्चों से लेकर के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी शामिल होते हैं। और चाहे वो रैली के माध्यम से हो, चाहे वो स्कूल क्विज के माध्यम से हो, इसके अलावा टॉक शो हो गई, रेडियो हो गए, टीवी हो गए, सभी माध्यमों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार वृहद रूप से किया जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो एड्स दिवस है वो क्यों 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, क्यों और किसी डेट को नहीं मनाया जा सकता है क्या? जी सर, मैं इसका जवाब देता हूँ। चूंकि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके लिए कोई विशेष किसी का जन्म या मरण की तिथि नहीं है। ये जैसे जनमानस शायद सोचता होगा कि कोई विशेष दिवस होगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक बार ये निर्णय हुआ था कि एड्स अवेयरनेस से संबंधित कोई एक ऐसा दिवस निश्चित किया जाए जब हमको पूरी दुनिया में, समाज में एक अच्छा जागरूकता का मैसेज दिया जाए। तो सर्वसम्मति से 1 दिसंबर का दिन तय हुआ था और तब से लेकर अब तक हम हमेशा 1 दिसंबर का दिन एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं और जन व्यक्ति को जागरूक करते हैं कि इस रोग के विषय में जागरूक हो और औरों को भी जागरूक करें और इस रोग को दूर भगा सकें। सर, आपने सारे ही प्रश्नों के जवाब इतनी आम भाषा में देकर आम जनता को सजग किया। सर, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ही निपवेड की ओर से। लेकिन सर, आपने मन की चर्चा की कि मन होना चाहिए और सारी चीज़ें आपने जनता को बताई। तो बिल्कुल सर, जब मन होगा मस्त तभी तो शरीर होगा स्वस्थ। इन्हीं चीज़ों के साथ सर मैं आपका बेहद बेहद शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त NIVH को दिया और इस चर्चा को खास बनाया। सर शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हैलो दून। नमस्कार।